जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है आपके दिवाली बोनस को लेके। काफ़ी एम्प्लॉय मेरे से पूछ रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो स्टेट के हों, वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा दिवाली बोनस कब आएगा। दोस्तों जैसा आपको पता है इसका नाम ही दिवाली बोनस है या फिर एडॉक बोनस है, तो ये आपको दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा। जैसा कि दिवाली नवंबर में है तो नवंबर में ही आपको ये देखने को मिलेगा। और कितना अमाउंट है इसका? 6,908। अगर आपको नहीं मिलता, नवंबर बीत जाता है या फिर नहीं मिलता, तो फिर आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल सकते हैं भारत सरकार का लेटर दिखा के। फिर आपको दिसंबर तक एरियर प्रोवाइड करवाया जाता है दिवाली का, जिसे हम बोनस बोलते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा दिवाली बोनस। थोड़ा सा आप यहां पे वेट करिए। काफ़ी पेंशनर पूछ रहे हैं क्या सर हमें मिलता है दिवाली बोनस। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में आए हैं तब आपको ये बोनस मिलेगा। कितना? 6,908 का। जो पेंशनर 1 अप्रैल 2022 से पहले आए हैं उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों कुछ पेंशनर को यहाँ पे दिवाली बोनस मिलता है और बाकी एम्प्लॉय को मिलता है जो भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। अगर आप ECHS की मेडिकल सुविधाएं ले रहे हैं या फिर ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं, दोस्तों मान लेते हैं अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, हार्ट अटैक आ गया या फिर एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और दिक्कत हो गई जिसकी वजह से आप पॉलीक्लिनिक नहीं जा पाए, तो दोस्तों डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। डायरेक्टली आप हॉस्पिटल जाइए, एडमिट होइए, अपना इलाज करवाइए। फिर दोस्तों जो हॉस्पिटल है वो कार्रवाई करेगा आपके पॉलीक्लिनिक से, डायरेक्टली वो आपके पॉलीक्लिनिक से कार्रवाई करेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं पॉलीक्लिनिक नहीं पहुंच पाया, रेफर नहीं करा पाया। अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, अगर इमरजेंसी है तो बिना रेफर कराए भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिसकी इमरजेंसी है वो कैसे जा पाएगा पॉलीक्लिनिक रेफर कराने। तो इसके बेस पर आप डायरेक्टली एडमिट हो सकते हैं। जो उनके परिवार वाले डायरेक्टली वो एडमिट कर सकते हैं पेशेंट को। कहां पर? इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। नॉन इम्पैनलमेंट भी जा सकते हैं, उसकी अलग कार्रवाई है। लेकिन अगर इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल है तो डायरेक्टली आप वहां पे जाइए, इलाज करवाइए। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करिए, जो भी दोस्तों वहां पे मेन डॉक्टर है वहां पे आप बात करिए। उसके बाद हॉस्पिटल खुद ही कार्रवाई करेगा आपके पॉलीक्लिनिक से, और जो भी रिम्बर्समेंट है आपका वो दोस्तों सब कुछ माफ होगा। इसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सी पॉलिसी है दोस्तों ECHS की, नॉन इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल की, इम्पैनल हॉस्पिटल की। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं सही से। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्पर्श पोर्टल में पेन वेरीफाई ना हो तो क्या लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट होगा। काफ़ी पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं लेकिन मेरा पैन कार्ड नंबर अपडेट नहीं है, तो क्या मेरा लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट का पैन कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। DLC जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो आधार पे काम करता है, आधार नंबर पे। तो आपका आधार नंबर जरूर अपडेट होना चाहिए स्पर्श पे जब भी आप DLC सबमिट कर रहे हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पैन कार्ड का, पैन कार्ड नंबर का लाइफ सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक बात आप यहां समझ लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बहुत पहले से ही आपको समझाता आया हूं कि जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें तो PPO नंबर जरूर देख लें। तो ऐसे ही एक पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया तो इन्होंने 12 डिजिट की बजाय 14 डिजिट का स्पर्श का PPO नंबर डाल दिया, जिसकी वजह से इनका लाइफ सर्टिफिकेट ना ही अप्रूव होगा ना ही रिजेक्ट होगा, सिर्फ पेंडिंग में पड़ा रहेगा महीनों तक। तो ऐसी गलती मत करिए। जो आपका स्पर्श का PPO नंबर है 12 डिजिट का वो ही डालिए। इन्होंने क्या किया, लास्ट में 01 लगा दिया। दोस्तों ये तो इनका यूजर नेम है स्पर्श का 14 डिजिट का, तो इन्होंने लास्ट में 01 लगाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया। मैसेज तो आ जाएगा कि थैंक यू सबमिटिंग फॉर लाइफ सर्टिफिकेट, लेकिन दोस्तों जहां ये अप्रूव होना है PCDA स्पर्श के पास, वहां पे ये पेंडिंग में ही रहेगा। वो आपका अप्रूव ही नहीं करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे। तो ऐसी गलती मत करिए। 12 डिजिट के EPPO नंबर के साथ या फिर स्पर्श के 12 डिजिट के PPO के साथ आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, DLC अगर आप सबमिट कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक एडवाइजरी जारी हुई है, किसके लिए?
हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं ECHS के बेनिफिशियरी, चाहे वो पेशेंट हो या फिर जो अपना इलाज करवा रहे हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, 27 अक्टूबर का ये लेटर है रीजनल सेंटर ECHS की तरफ से कि दोस्तों कंप्लेंट है हॉस्पिटल के खिलाफ कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो आपसे चार्ज ले रहे हैं पेशेंट से। किस चीज़ के? खाने पीने के, रहने के। दोस्तों ये सब गलत है। कुछ रूल्स पॉलिसी हैं ECHS की, अगर हॉस्पिटल वो फॉलो नहीं करते तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ पैरा है, कुछ पैराग्राफ है जिसमें कुछ साफ चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों कुछ पॉलिसी हैं ECHS की। मैनी कंप्लेन आर बीइंग रिसीव्ड एट हॉस्पिटल आर चार्जिंग फॉर फूड, पेशेंट से खाने पीने के चार्जेस लिए जा रहे हैं। डिस्चार्ज मेडिसिन फ्रॉम पेशेंट, उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट तो दोस्तों जो दवाइयाँ मिलती हैं उसके भी पैसे लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल से। दोस्तों ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि जो MOU साइन हुआ रीजनल सेंटर ECHS और हॉस्पिटल के बीच, जो ये समझौता हुआ पेशेंट को सुविधाएं देने के लिए, दोस्तों ये इसके अगेंस्ट है। अगर हॉस्पिटल खाने पीने के पैसे ले रहा है या फिर दवाइयों के पैसे ले रहा है, ये सब गलत है। तो दोस्तों यहां पे कुछ 2 पॉइंट हैं जिसमें फूड चार्जेस हैं आर पार्ट ऑफ रूम पैकेज, यानी रूम पैकेज के अंदर ही जो खाने पीने के चार्जेस हैं वो इंक्लूड हैं, यानी रूम पैकेज के अंदर ही खाने पीने के चार्जेस आते हैं। कोई अलग से कोई खाने पीने की एक्टिविटी नहीं है। जहां आप रह रहे हो, जहां आपका खाना पीना आ रहा है, दोस्तों वो सब एक सर्विस चार्जेस के रूप में आते हैं, सब इंक्लूड करके। दोस्तों अब इसका पैरा है 20 नंबर, SOP ऑनलाइन बिलिंग पैकेज रेट शैल मीन एंड इंक्लूड लम सम कॉस्ट ऑफ इन पेशेंट ट्रीटमेंट। दोस्तों पैकेज रेट, एक कुछ पैकेज रेट डिसाइड करे जाते हैं एक लमसम अमाउंट के रूप में, और किसके लिए? पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, डे केयर एक्टिविटी के लिए, दिन प्रतिदिन जो आपका रखरखाव होता है उसके लिए, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, अगर डायग्नोस हो रहा है आपका उस प्रोसीजर के लिए भी कुछ लमसम अमाउंट होता है। और दोस्तों ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? ये होता है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन टू द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इंक्लूडिंग। और दोस्तों जब भी कोई इमरजेंसी हो तो उसकी अलग ही गाइडलाइन होती है। अगर कोई आपकी इमरजेंसी आ गई है, आप एडमिट होते हैं, उसके बाद खाना पीना है, वहाँ पे रहने का खर्चा है, कुछ दवाई का खर्चा है, तो दोस्तों उसकी भी कुछ पॉलिसी है। ये नहीं कि मनमाना आपसे पैसा लिया जाए। फिर दोस्तों एकोमोडेशन चार्जेस इंक्लूडिंग पेशेंट डाइट, और जो भी आवास है, जो भी रहना पीना है दोस्तों, वो सब इंक्लूड होता है पेशेंट की डाइट में। जो भी खाना पीना है, जहां आप रह रहे हैं, वो सब दोस्तों इंक्लूड है, आपस में मर्ज है। ये नहीं है कि उसका पैसा अलग लिया जाएगा, उसका पैसा अलग लिया जाएगा और आपको परेशान किया जाएगा। फिर लिखा है इशू ऑफ मेडिसिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। फिर दोस्तों जब आप डिस्चार्ज हुए उसके बाद जो आपको मेडिसिन इशू हुई उसकी भी पॉलिसी है। इसका भी पैरा नंबर 50 है। इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल विल इशू मेडिसिन अप टू 7 days सब्जेक्ट टू वैल्यू नॉट बीइंग मोर देन 2000। दोस्तों जो भी इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल है वो आपको मेडिसिन इशू करता है 7 दिन के लिए, 7 दिन तक। और दोस्तों उसकी जो कॉस्ट है वो 2000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 2000 तक या फिर 2000 से नीचे नीचे उस मेडिसिन की कॉस्ट होनी चाहिए। आफ्टर पेशेंट इन डिस्चार्ज, और जब भी पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, जो उसको मेडिसिन मिली, उसका जो खर्चा है वो 2000 से नीचे होना चाहिए, और 7 दिन तक दोस्तों ये दवाइयाँ मिलती हैं। और दोस्तों ये जो केसेस हैं ये IPD केसेस है, नॉर्मल केसेस है या फिर इमरजेंसी केसेस हैं। मेडिसिन बियॉन्ड दिस विल बी इशू बाय PCs, और दोस्तों पॉलीक्लिनिक के द्वारा भी ये दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल विल राइट जेनेरिक मेडिसिन, और दोस्तों जो हॉस्पिटल है वो आपको जेनेरिक मेडिसिन देता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है ECHS के द्वारा कि किस तरीके से हॉस्पिटल आपको परेशान कर रहा है। जो ECHS बेनिफिशियरी है अपने मनमाने दाम ले रहा है, खाने पीने के चार्जेस ले रहा है, रहने के चार्जेस ले रहा है, जो आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं उसके चार्जेस ले रहा है। तो ये सब पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो भी ECHS की पॉलिसी है। तो दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई। आप ही नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको बेहतर सुविधाएं मिल रही है ECHS में, क्या आप संतुष्ट हैं ECHS की फैसिलिटी से, या आप नहीं हैं।
आपकी राय सर्वोत्तम परी है, उच्च है आपकी राय, उत्तम है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।